हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आइडियल जी के रिवीजन सेशन में। आज के इस रिवीजन सेशन में ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। आज का सेशन रहेगा भारत की झील और परियोजनाएं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 3 से 4 सिलेबस को सब्जेक्ट को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत की झील और परियोजनाएँ। झील जलाशय के क्षेत्र को कहा जाता है। झील किसको कहते हैं? जलाशय के क्षेत्र को कहते हैं, जो प्राकृतिक और कृत्रिम तरीके से विकसित होता है। याद रखिएगा, झील का निर्माण किस तरीके से होता है? प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीका से होता है। आगे, प्राकृतिक झील में सबसे बड़ा कौन सा है? चिल्का झील है। याद रखिएगा, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। याद रखिएगा, प्राकृतिक झील में सबसे बड़ा झील कौन सा है? चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा में है। आगे, चिल्का झील जो है लैगून या लवणीय झील है। याद रखिएगा, लैगून या लवणीय झील है। आगे, चिल्का झील भारत का सबसे पहला रामसर स्थल है। याद रखिएगा, चिल्का झील जो भारत का सबसे पहला रामसर स्थल है। आगे, रामसर स्थल कहाँ है? ईरान में। याद रखिएगा, रामसर स्थल कहाँ है? ईरान में। आगे, सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो है गोविंद सागर झील है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद सागर झील है। आगे, अब ये झील के प्रकार, यानी झील जो है निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला है टेक्टोनिक झील। याद रखिए, टेक्टोनिक झील का निर्माण कैसे होता है? तो टेक्टोनिक झील का निर्माण जो है पृथ्वी के प्लेट टकराने से उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी के प्लेट टकराने से जिस झील का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? टेक्टोनिक झील कहते हैं। जैसे गंगा बल किसका उदाहरण है? टेक्टोनिक झील का। मानव बल किसका उदाहरण है? टेक्टोनिक झील का। याद रखिए, गंगा बल और मानव बल किसका उदाहरण है? टेक्टोनिक झील का। गंगा बल और मानव बल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, गंगा बल और मानव बल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आगे, दूसरा झील का प्रकार है लैगून झील। याद रखिएगा, लैगून झील में समुद्र का मिलन होता है। याद रखिएगा, लैगून झील में किसका मिलन होता है? समुद्र से मिलता है, जो एकमात्र झील है। लैगून झील जो है समुद्र से मिलता है, जो एकमात्र झील है। लैगून झील में कौन कौन सा झील आता है? तो चिल्का झील, जो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। वेम्बनाड झील जो कहाँ है? केरल में है। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, चिल्का झील, वेम्बनाड झील और पुलिकट झील कैसा झील है? लैगून झील है। आगे, अब एक क्रेटर झील। झील का तीसरा प्रकार है क्रेटर झील। क्रेटर झील किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी क्रियाओं से जिस झील का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। याद रखिएगा, क्रेटर झील किसे कहते हैं? ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा जो निर्मित होता है जो झील, उसे क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। जैसे लोनार झील जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार झील किसका उदाहरण है? क्रेटर झील का। याद रखिए, लोनार झील किसका उदाहरण है? क्रेटर झील का। आगे अब आगे बढ़िए। भारत के प्रमुख झील, भारत के जो निम्नलिखित जो एग्जाम में पूछा जाता है उस झील को देखने का प्रयास करते हैं। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। याद रखिए, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। याद रखिएगा, सबसे बड़ा लवणीय झील है, सबसे लवणीय झील है। सबसे अधिक लवणीय झील कौन सा है? सांभर झील। आगे, अब ये वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, मीठे पानी का झील है। याद रखिए, वुलर झील कैसा पानी का झील है? मीठे पानी का झील है, जो झेलम नदी से संबंधित है। वुलर नदी का संबंध किस नदी से है? तो झेलम नदी से है। आगे, गेंडाबल झील, पांचवा झील। गेंडाबल झील, मानव बल झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील और अनंतनाग झील। याद रखिएगा, सब जम्मू कश्मीर में। ट्रिक याद रखिए, बल और नाग से संबंधित झील पूछा जाएगा तो वो जम्मू कश्मीर के पास जाएगा। याद रखिएगा, बल और नाग से संबंधित अगर झील पूछा जाए तो किसको मानना है? जम्मू कश्मीर को। जैसे गेंडाबल झील, मानव बल झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील और अनंतनाग झील, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला झील है लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। याद रखिएगा, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। अब ये हुसैन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। आगे, नागार्जुन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। ये नागार्जुन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। याद रखिएगा, वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। आगे, डिमताल और नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में। डिमताल और नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में। तो याद है। आगे, सूरजताल और चंद्रताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सूरजताल और चंद्रताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आगे,
कुसुमा झील कहाँ है? तो पंजाब, सुकमा झील, सॉरी, सुकमा झील कहाँ है? पंजाब में, याद रखिए। सुकमा झील कहाँ है? पंजाब में। सुकमा झील कहाँ है? पंजाब में। सुकमा झील कहाँ है? पंजाब में, याद रखिएगा। आगे, सांभर, डिंडवाना, पिछोरा और राजसमंद, चारों याद रखिएगा। चारों किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, चारों में से कोई ना कोई। तो सांभर, डिंडवाना, पिछोरा और राजसमंद सब राजस्थान के कहाँ है? सब राजस्थान में, याद रखिए। चारों को एकदम टिप्स पे याद रखिएगा। सांभर, डिडवाना, पिछोरा और राजसमंद कहाँ है? राजस्थान में। आगे नोट, राजस्थान की सबसे बड़ी झील, राजस्थान में जितना भी झील है सभी जो है लवणीय झील है, याद रखिएगा। राजस्थान में जो सभी झील कैसी झील है? लवणीय झील है। आगे, लोकटक झील पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया कहाँ? काबुल, जो कैबुल नाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, जो मणिपुर में। आगे, हुमिडिस नामक वनस्पति जो लोकटक झील पे पाए जाते हैं, याद रखिए। हुमिडिस नामक वनस्पति कहाँ पाया जाता है? हुमिडिस नामक वनस्पति कहाँ पाया जाता है? लोकटक झील पे ही पाया जाता है। आगे, सबसे लंबी झील जो है बेम्बेनाड झील है, याद रखिएगा। सबसे लंबी झील कौन सी है? याद रखिएगा, सबसे लंबी झील कौन सी है? बेम्बेनाड झील। जहाँ नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। नेहरू ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया जाता है? बेम्बेनाड झील में, जिसका संबंध जो है नौकायान से है, याद रखिए। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? नौकायान से। आगे, सबसे ऊंचा झील कौन सा है? तसोकाम। सबसे ऊंचा झील कौन सा है? तसोकाम, याद रखिएगा। सबसे ऊंचा झील कौन सा है? तसोकाम झील, याद रखिएगा, जो कहाँ है? लद्दाख में। सबसे ऊंचा झील कौन सा है? तसोकाम, जो लद्दाख में है। उसके बाद जो है चोहलेमन, यानी पहले है जो तसोकाम, उसके बाद कौन सा है? चोहलेमन जो है दूसरे स्थान पर सबसे ऊंचा झील है। आगे, भारत का सबसे गहरा झील कौन सा है? मानवबल, याद रखिए। भारत का सबसे गहरा झील कौन सा है? भारत का जो मानवबल सबसे गहरा झील है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। भारत का सबसे गहरा झील कौन सा है? मानवबल है, जो जम्मू कश्मीर में। आगे, अबे विश्व के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन सागर, याद रखिए। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन सागर, जो कहाँ है? रूस में, याद रखिएगा। कैस्पियन सागर कहाँ? रूस में, जो विश्व का सबसे बड़ा झील है। आगे, विश्व का सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है? सुपीरियर झील, याद रखिएगा। सुपीरियर झील जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है, याद रखिएगा। सुपीरियर झील का अमेरिका और कनाडा में, याद रखिएगा, जो विश्व का सबसे मीठे पानी का झील है। आगे, विश्व का सबसे बड़ा लवणीय झील कौन सा है? वान झील, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा लवणीय झील कौन सा है? वान झील। विश्व का सबसे बड़ा लवणीय झील कौन सा है? वान झील, याद रखिएगा, जो जिसमें जो है 330% लवण है, याद रखिएगा। आगे, विश्व का सबसे ऊंचा झील कौन सा है? विश्व का पूछ रहे हैं, तो नौगामन झील या टिटिका का झील, नौगामन झील या टिटिका का झील, याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा झील कौन सा है? टिटिका का झील। टिटिका का को याद रखिए, उसको बड़े एग्जाम के लिए छोड़ दीजिए। जो टिटिका का झील कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा। टिटिका का झील कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा। पूछता भी है जो कौन सा झील कहाँ है। अब ये विश्व का सबसे गहरा नहर कौन सा है? नहर झील कौन सा है? बैकाल, सॉरी, गहरा झील कौन सा है? बैकाल झील। बैकाल मतलब काल लग रहा है, काल से ट्रिक लगा के अपना याद मार लीजिएगा। तो विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? रूस में है। बैकाल झील, जो कहाँ है? रूस में है। विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? बैकाल झील, जो रूस में है। आगे, विश्व का सबसे लंबा झील कौन सा है? नहीं, टंगानिका झील, याद रखिए। सबसे लंबा झील कौन सा है? टंगानिका। विश्व का सबसे लंबा झील कौन सा है? टंगानिका। विश्व का सबसे लंबा झील कौन सा है? टंगानिका, याद रखिएगा, जो पूर्वी अफ्रीका में। टंगानिका झील कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका में। टंगानिका झील कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका में। इस तरह झील को समाप्त करते हैं। और अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो जलप्रपात को पढ़ते हैं। ऊंचाई से जल का गिरना जलप्रपात कहलाता है, याद रखिएगा। साधारण भाषा में ऊंचाई से जल का गिरना क्या कहलाता है? जलप्रपात कहलाता है। जैसे भारत में निम्नलिखित, यानी जिसके जो भारत में निम्नलिखित उदाहरण है। पहला, चूलिया जलप्रपात कहाँ है? राजस्थान में। चूलिया जलप्रपात कहाँ है? राजस्थान में है, जो किस नदी पे है? चंबल नदी पे, याद रखिए। चूलिया जलप्रपात किस नदी पे? चंबल नदी पे। चूलिया जलप्रपात किस नदी पे? चंबल नदी पे, जो राजस्थान में है। आगे, हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो याद ही होगा, स्वर्णरेखा नदी पे, झारखंड में, याद रखिएगा। हुंडरू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी, झारखंड। आगे, गौतम धारा जलप्रपात कहाँ है? तो राख नदी पे है और झारखंड में ही, याद रखिए। गौतम धारा जलप्रपात कहाँ है? राख नदी पे, झारखंड में ही है। आगे, धुआंधार जलप्रपात, ये हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पे, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा।
धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पे, मध्य प्रदेश में। आगे कपिल धारा कहाँ है? नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश में। याद रखिए कपिल धारा कहाँ है? नर्मदा नदी पे, मध्य प्रदेश में। कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पे, मध्य प्रदेश में। आगे दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो मांडवी नदी पे, गोवा में। याद रखिए, इसको भी याद रखिए। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? मांडवी नदी पे, गोवा में। याद रखिए दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? मांडवी नदी पे, गोवा में। आगे कुचिकल कहाँ है? बरोही नदी पे, कर्नाटक में। कुचिकल कौसे कर्नाटक। अगर जैसे रिलेट करना है वैसे याद कीजिए। कुचिकल कहाँ है? कर्नाटक में। कौन सी नदी पे? बरोही नदी पे। कुचिकल किस नदी पे? बरोही नदी पे। आगे अब ये गरसोप्पा या जोग कहाँ है? कर्नाटक में ही। याद रखिए गरसोप्पा या जोग जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में ही है। किस नदी पे? शरावती नदी पे। याद रखिए साबरमती नहीं मारना है, शरावती नदी पे है जोग या गरसप्पा। याद रखिएगा जोग या गरसप्पा किस नदी पे? शरावती नदी पे, जो कहाँ है? कर्नाटक में। आगे शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक में है, कावेरी नदी पे। याद रखिएगा शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में है, कावेरी नदी पे है। आगे ककोला जलप्रपात कहाँ है? नवादा में है, नवादा बिहार में। याद रखिएगा ककोला जलप्रपात कहाँ है? नवादा बिहार में। आगे आइए तेलहर जलप्रपात कहाँ है? तो कैमूर जिला में। याद रखिएगा तेलहर जलप्रपात कहाँ है? कैमूर जिला में, जो बिहार में। याद रखिएगा तेलहर जलप्रपात कहाँ है? कैमूर जिला, बिहार में। आगे अगला टॉपिक है, इस तरह जो जलप्रपात को भी देखें। अगला टॉपिक है भारत की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना। भारत की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना। अब ये तुलबुल परियोजना कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा तुलबुल परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर, झेलम नदी पे। तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पे, जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? चेनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर में। याद रखिए दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? चेनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर में। आगे सलाल और बगलीहार कहाँ है? तो चेनाब नदी पे है, और कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा सलाल और बगलीहार कहाँ है? चेनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर में। आगे रंजीत सागर परियोजना कहाँ है? रावी नदी पे है, पंजाब में। याद रखिएगा रंजीत सागर परियोजना कहाँ है? तो रावी नदी पे, पंजाब में है। आगे पोंग परियोजना कहाँ है? तो व्यास नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा पोंग परियोजना कहाँ है? तो व्यास नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में। पोंग कहाँ है? व्यास नदी पे, हिमाचल प्रदेश में। आगे आइए नाथपा झाकरी कहाँ है? सतलज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा नाथपा झाकरी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में और सतलज नदी पे है। याद रखिएगा आगे भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ है? तो सतलज नदी पे है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तीनों में है। याद रखिएगा भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ है? तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों में है। ये किस नदी पे है भाखड़ा नंगल? तो सतलज नदी पे। भाखड़ा नंगल कहाँ है? सतलज नदी पे। याद रखिएगा यह सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। याद रखिएगा भाखड़ा नंगल बांध जो है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। आगे अब एक टिहरी बांध कहाँ है? भागीरथी नदी पे है। ये भी क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड में है। याद रखिएगा टिहरी बांध जो है ये सबसे ऊंचा बांध है। दोनों में कन्फ्यूजन होगा भाखड़ा नंगल और टिहरी में। तो भाखड़ा नंगल पूछा जाएगा तो गुरुत्वीय बांध सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा नंगल बांध है। लेकिन टिहरी बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। आगे टिहरी बांध कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। आगे तपोवन और विष्णुगढ़ बांध कहाँ है? तपोवन और विष्णुगढ़ बांध जो है अलकनंदा नदी पे है, जो उत्तराखंड में है। तपोवन और विष्णुगढ़ बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। याद रखिएगा और अलकनंदा नदी पे है। जैसे ही उत्तराखंड आएगा तो अलकनंदा लग ही जाएगा नदी, अगर याद रहेगा राज्य का। तो तपोवन और विष्णुगढ़ बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। आगे ये कोसी बांध कहाँ है? तो कोसी नदी बिहार में है, बिहार और नेपाल में है। आगे अब ये लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। याद रखिएगा मयूराक्षी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। इसको भी याद रखिए मयूराक्षी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, मयूराक्षी नदी पे है। याद रखिएगा आगे दामोदर घाटी परियोजना कहाँ है? तो दामोदर नदी पे है। ये याद करने में आसान है, लेकिन याद रखिएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल पे है। याद रखिएगा दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पे है? तो दामोदर नदी पे है। और कहाँ है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा आगे पंचेत बांध जो है इसी पे है। याद रखिए दामोदर घाटी परियोजना पे ही जो है पंचेत बांध है। आगे मैथान और तिलैया बांध कहाँ है? तो बराकर नदी पे है, झारखंड में। याद रखिएगा मैथान और तिलैया कहाँ है? बराकर नदी पे, झारखंड में है। याद रखिएगा आगे रिहंद परियोजना कहाँ है? रिहंद नदी पे है, उत्तर प्रदेश और बिहार में। याद रखिएगा रिहंद परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश और बिहार में है। किस नदी पे है? तो रिहंद नदी पे। नदी तो याद करने में आसान है, लेकिन कहाँ? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में रिहंद परियोजना। आगे अब
बांध सागर परियोजना कहाँ है? तो सोन नदी पे है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। बांध सागर परियोजना कहाँ है? सोन नदी पे है, मध्य प्रदेश में। बांध सागर परियोजना कहाँ है? सोन नदी पे है, मध्य प्रदेश में। आगे अबे माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना कहाँ है? बेतवा नदी पे है, मध्य प्रदेश में। माता टीला परियोजना कहाँ है? बेतवा नदी पे है, मध्य प्रदेश में। माता टीला का दूसरा नाम क्या है? लक्ष्मीबाई बांध, याद रखिएगा। लक्ष्मीबाई बांध किसका नाम है? माता टीला परियोजना का। लक्ष्मीबाई परियोजना का ये किसका नाम है? माता टीला परियोजना का दूसरा नाम है, जो बेतवा नदी पे है, कहाँ? मध्य प्रदेश में। आगे आइए, ओंकारेश्वर परियोजना कहाँ है? नर्मदा नदी पे। ओंकारेश्वर परियोजना कहाँ है? नर्मदा नदी पे, जो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। ओंकारेश्वर परियोजना कहाँ है? नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश में। आगे इंदिरा सागर परियोजना कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, नर्मदा ही नदी पे है। इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे ही है और मध्य प्रदेश में ही है। आगे काकरापारा और उकाई परियोजना कहाँ है? ताप्ती नदी पे है, गुजरात में, याद रखिएगा। काकरापारा उकाई परियोजना और गुजरात कहाँ है? तो ताप्ती नदी पे है, गुजरात में है, याद रखिएगा। काकरापारा और उकाई परियोजना किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे है, और किस राज्य में है? तो गुजरात में है। आगे बबली जायकबारी, याद रखिए। बबली और जायकबारी परियोजना जो है महाराष्ट्र में है। बबली और जायकबारी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आगे अब पंचम पार कहाँ है? तो तेलंगाना में है, याद रखिए। पंचम पार परियोजना किस नदी कहाँ है? तो तेलंगाना में। लेकिन ये सभी जो है गोदावरी नदी पे है। बबली, जायकबारी और पंचम पार ये किस नदी का है? तो गोदावरी नदी का, याद रखिए। बबली जायकबारी पंचम पार किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे। लेकिन बबली और जायकबारी कहाँ है? महाराष्ट्र में है, लेकिन पंचम पार कहाँ है? तेलंगाना में, याद रखिएगा। आगे मैटूर बांध कहाँ है? कावेरी नदी। मैटूर कावेरी जो तमिलनाडु में है। मैटूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पे, याद रखिए। मैटूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पे है। आगे शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में है। आगे अलमाटी बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पे है। ये है अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे, और ये भी कर्नाटक में है। अलमाटी बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पे है, कर्नाटक में है। आगे कलपोंग बांध कहाँ है? कलपोंग नदी पे है और अंडमान निकोबार में है, याद रखिए। कलपोंग बांध कहाँ है? कलपोंग नदी पे है, और ये कहाँ है? अंडमान निकोबार में। कलपोंग बांध कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। अबे बलिहार कहाँ है? बलिहार नदी पे ही है, और ये केरल में है। बलिहार परियोजना कहाँ है? केरल में। बलिहार परियोजना कहाँ है? केरल में है, और ये किस नदी है? बलिहार नदी पे है। इस तरह आज जो है ज्योग्राफी में भारत के प्रमुख झील और जलप्रपात और सिंचाई परियोजना और बांध को देखने का प्रयास किया है। ज्योग्राफी का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगला सेशन हिस्ट्री का देखते हैं। शुरू करते हैं हिस्ट्री। पहला है अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमरारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, याद रखिए। अस्थाई बंदोबस्त का ये सभी नाम है। अस्थाई बंदोबस्त का है, या इस्तेमरारी बंदोबस्त का है, या जमींदारी बंदोबस्त का है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इस व्यवस्था में केंद्र बिंदु में जमींदार था, याद रखिएगा। इस व्यवस्था में कौन था केंद्र बिंदु में? जमींदार था। आगे इसे जो है सूर्यास्त कानून भी कहा जाता था, याद रखिए। अस्थाई बंदोबस्त को क्या कहा जाता था? सूर्यास्त कानून भी कहा जाता था। आगे इस व्यवस्था में 89% राज्य और 11% जिम्मेदार लेता था कर, याद रखिएगा। इस व्यवस्था में जो है 89% राज्य कर लेता था और 11% जो है जमींदार कर लेता था। आगे यह व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत में, याद रखिएगा, यह व्यवस्था जो तत्कालीन ब्रिटिश भारत में कितने क्षेत्र में फैला था? 19% क्षेत्र में फैला था, याद रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त कितने क्षेत्र में फैला था? 19% क्षेत्र में फैला था। आगे नोट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, याद रखिएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके समय में हुआ? वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ। कब? तो 1772 में, याद रखिएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके समय में? वारेन हेस्टिंग के समय में 1772 में हुआ। और पंचशील व्यवस्था की नींव भी रखी गई, याद रखिए। पंचशील समझौता कब हुआ? 1772 में हुआ था, नहीं पंचशील सम्मेलन जो है 1954 में हुआ था, भारत और चीन के बीच। यहाँ कुछ और है, 1972 में ही जो है पंचशील व्यवस्था की नींव रखी गई थी। ये जो पंचशील व्यवस्था की नींव रखी गई थी, लेकिन भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता जो है 1954 में किया गया था, याद रखिएगा। अब आइए कॉर्नवालिस को पढ़ते हैं। भारत में सिविल सेवा के जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है।
आगे कॉर्नवालिस कोड जो है 1793 में आया। याद रखिए कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1793 में बना। आगे अस्थाई बंदोबस्त के जनक के रूप में भी कॉर्नवालिस को ही जाना जाता है। आगे थाना और पुलिस का व्यवस्था भी कॉर्नवालिस को ही सृजन किया था, यानी कॉर्नवालिस ने जो है पुलिस और थाना व्यवस्था का सृजन किया था। आगे इसी के समय में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कॉर्नवालिस के समय में ही जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। आगे अब ये जॉन सॉर में एक ही तथ्य याद रखना है, इसके समय में खुर्दी की लड़ाई हुई थी। याद रखिए खुर्दा की लड़ाई, सॉरी, यानी जॉन सॉर के समय जो है खुर्दा की लड़ाई हुई थी मराठा और निजाम के बीच। याद रखिए खुर्दा की लड़ाई किसके बीच हुई? मराठा और निजाम के बीच। अगला व्यवस्था है रैयतबारी व्यवस्था। मुनरो और रीड के रिपोर्ट पर 1820 में दक्षिण पश्चिम भारत में जो है इस व्यवस्था को लागू किया गया था। याद रखिएगा रैयतबारी व्यवस्था कब लागू हुआ था? 1820 में। कब? हाँ, कहाँ? तो दक्षिण पश्चिम भारत के क्षेत्र में। आगे इस व्यवस्था में केंद्र बिंदु में किसान थे। किसान यानी रैयत थे। याद रखिएगा रैयतबारी व्यवस्था में केंद्र बिंदु में कौन था? तो किसान था। और क्या था? अस्थायी बंदोबस्त में केंद्र बिंदु में कौन था? जमींदार था। आगे इसी कड़ी में मुनरो ने कहा यह व्यवस्था भारत में हजारों वर्षों से चली आ रही है। किस व्यवस्था को मुनरो ने कहा था यह व्यवस्था भारत में हजारों वर्षों से चली आ रही है? तो ये रैयतबारी व्यवस्था को। आगे यह व्यवस्था भारत के 51% क्षेत्र में फैला हुआ था। याद रखिएगा रैयतबारी व्यवस्था भारत के कितने क्षेत्र में फैला हुआ था? 51% क्षेत्र में जो है फैला हुआ था। अगला व्यवस्था है महलबारी व्यवस्था। महलबारी व्यवस्था क्या है? तो 1822 में जो है मैकेंजी के द्वारा उत्तर पश्चिम पंजाब में, याद रखिएगा महलबारी व्यवस्था कब? तो 1822 में जो है मैकेंजी के द्वारा उत्तर पश्चिम पंजाब और मध्य प्रांत में शुरू किया गया था। याद रखिएगा महलबारी व्यवस्था कब किया गया था? 1882 में किया गया था। 1822 में किया गया था, उत्तर पश्चिम पंजाब में किया गया था और मध्य प्रांत में जो है महलबारी व्यवस्था को लागू किया गया था। आगे इसके केंद्र बिंदु में जो है महाल को ही मुखिया कहा जाता था। यानी महलबारी व्यवस्था में कौन केंद्र बिंदु में था? महाल या मुखिया था। आगे इस योजना को बर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा महलबारी व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? बर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह वहाँ याद किए हैं अस्थायी बंदोबस्त को क्या कहा जाता था? अस्थायी बंदोबस्त को इस्तेमरारी या जिम्मेदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। उसी तरह जो महलबारी को ही याद रखिएगा महलबारी को क्या कहा जाता है? बर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। आगे दक्कन काश्तकारी अधिनियम कब आया था? 1879 में। याद रखिएगा दक्कन काश्तकारी अधिनियम कब आया था? 1879 में। आगे बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब आया था? 1885 में। बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब आया था? 1885 में। आगे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब आया था? 1908 में। 1908 में। याद रखिएगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब आया था? 1908 में। आगे अगला टॉपिक है धन का निष्कासन सिद्धांत। तो ब्रिटिश आर्थिक नीति का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव को जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन का निष्कासन जिसका अर्थ है, याद रखिएगा ब्रिटिश आर्थिक नीति का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन का निष्कासन जिसका अर्थ है, याद रखिए जिसका अर्थ है धन का क्या है? एक तरफा हस्तांतरण। यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का अर्थ क्या है? धन का एक तरफा हस्तांतरण। आगे ड्रेन ऑफ वेल्थ का अवधारणा याद रखिएगा ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा जो है ग्रैंड ओल्ड मैन, याद रखिए ये सभी ई लाइन बहुत हिट है। ग्रैंड ओल्ड मैन कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग उठाने वाला व्यक्ति कौन? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस शब्द देने वाला व्यक्ति यानी कौन? दादा भाई नौरोजी। 3 बार भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाला पहले भारतीय कौन? दादा भाई नौरोजी। रफ्त गफ्तार पत्रिका के संपादन करने वाला कौन? दादा भाई नौरोजी। इस अवधारणा को पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल द्वारा जो है शोध पत्र में दिया। याद रखिएगा ये जो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल जो है शोध पत्र में जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो है अवधारणा दिया। आगे
कालांतर में इस अवधारणा को विलियम डिग्बी, याद रखिए, कालांतर में इस अवधारणा को विलियम डिग्बी ने समृद्धशाली ब्रिटिश भारत में और आरसी दत्ता ने भारत के आर्थिक इतिहास में स्पष्ट किया है। यानी याद रखिएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ को जो है कालांतर में विलियम डिग्बी ने जो है समृद्ध ब्रिटिश भारत पुस्तक में और आरसी दत्ता ने भारत की आर्थिक इतिहास में जो है इसको जो है स्पष्ट किया है। आगे अब आइए अन्य बातें। लास्ट, कर्मियोट्री प्रथा क्या था? कर्मियोट्री प्रथा था बिहार, बंगाल, उड़ीसा में जो है किसान दास को जो है कमियोट्री कहा जाता था। याद रखिएगा, कमियोट्री प्रथा क्या था? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा में जो है किसान दास था, उसे क्या कहा जाता था? कमियोट्री प्रथा कहा जाता था। आगे, सूती वस्त्र का पहला मिल भारत में 1853 में बम्बई में कावस जी डाबर ने स्थापित किया था। याद रखिए, कावस जी डाबर ने जो सूती वस्त्र का पहला फैक्ट्री 1853 में बम्बई में स्थापित किया था। आगे, थॉमस यानी कहाँ का निवासी था? हॉलैंड का। याद रखिए, थॉमस ने भारत में औद्योगिक आयोग की नींव रखी थी। याद रखिए, थॉमस ने जो है भारत में औद्योगिक आयोग की नींव रखी थी। कहाँ का थॉमस था? तो हॉलैंड का। आगे, 9 फरवरी 1757, याद रखिएगा, 9 फरवरी 1757 को नवाब और क्लाइव के बीच जो है अलीनगर की संधि हुई थी। याद रखिए, अलीनगर की संधि कब हुआ है? 1757 में। किस के बीच? नवाब और क्लाइव के बीच। आगे, काल कोठरी दुर्घटना की जानकारी जो है हॉलवेल ने दिया। याद रखिएगा, काल कोठरी दुर्घटना का जानकारी किसने दिया? हॉलवेल ने दिया। यह दुर्घटना 1756 में जून के महीना में हुआ। याद रखिएगा, काल कोठरी की घटना कब हुआ? 1756 में जून की महीना में हुआ। जब एक छोटे से कमरे में 150 अंग्रेज को जो बंद कर दिया गया। याद रखिए, एक छोटे से कमरों में 150 अंग्रेज को बंद कर दिया गया और कई लोग जो है इसमें मारा गया था। इसी घटना को जो है काल कोठरी घटना कहा जाता है। आगे, वेलेजली के समय लॉर्ड लेक, याद रखिएगा, वेलेजली के समय लॉर्ड लेक द्वारा दिल्ली और आगरा का अधिग्रहण किया गया था। याद रखिएगा, वेलेजली के समय जो है लॉर्ड लेक द्वारा दिल्ली और आगरा को अधिग्रहण किया गया 1803 में। कब किया गया दिल्ली और आगरा को अधिग्रहण? 1803 में। इसी के समय में मुगल सम्राट अंग्रेज का संरक्षक बना। याद रखिएगा, मुगल का संरक्षक इसी के समय यानी वेलेजली के समय में जो है अंग्रेज का संरक्षक मुगल साम्राज्य बना। आगे, वारले के समय में जो है वोलरो में 1806 में। याद रखिएगा, वारलो के समय वेलोर वारले के समय वेल्लोर में 1806 में सिपाही विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा, सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1806 में। कब हुआ? तो 1806 में हुआ। किसके समय हुआ? तो वारलो के समय हुआ। किसने किया? तो वेल्लोर में, सॉरी कहाँ हुआ? तो वेल्लोर में। सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ? तो वेल्लोर में हुआ। किसके समय हुआ? वारलो के समय हुआ। कब हुआ? 1806 में हुआ सिपाही विद्रोह। आगे, लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय, रंजीत सिंह के समय जो है 1809 में अमृतसर की संधि हुई। याद रखिएगा, अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 में। अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 में। किसके समय हुआ? रंजीत सिंह के समय। रंजीत सिंह के साथ हुआ लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय। याद रखिए, लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय जो है क्या हुआ? तो अमृतसर की संधि हुई। कब? तो 1809 में। अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 में। इस तरह हिस्ट्री के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और अगला सेशन बायोलॉजी का स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं बायोलॉजी में आज जो है उत्तक को देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। याद रखिए, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। याद रखिएगा, कोशिका उत्तक जो है 2 प्रकार का होता है। कोशिका कितने प्रकार का? 2 प्रकार के। कौन कौन? एनिमल टिश्यू और एक प्लांट टिश्यू। तो हम लोग इस वीडियो में जो है एनिमल टिश्यू को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे, तो एनिमल टिश्यू को पढ़ते हैं। एनिमल टिश्यू निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? एपिथेलियल टिश्यू, याद रखिएगा, चारों टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। याद रखिएगा, एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। आगे,
तो एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ने का प्रयास करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू शरीर के अंदर और बाहर यह टिश्यू पाया जाता है। याद रखिए, एपिथेलियल टिश्यू जो है शरीर के अंदर और बाहर दोनों पाया जाता है। शरीर के अंदर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। शरीर के अंदर कौन सा मेम्ब्रेन होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। और शरीर के बाहर जो है स्किन होता है। याद रखिए, शरीर के बाहर कौन सा रहता है? स्किन रहता है। और शरीर के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है। आगे, स्किन या त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। याद रखिए, स्किन या त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। आगे, स्किन शरीर की सबसे बड़ा अंग है। याद रखिएगा, स्किन यानी त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है। आगे, स्किन को जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन भी कहते हैं। याद रखिएगा, त्वचा को जो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन के नाम से भी जाना जाता है। आगे, त्वचा की पहली परत मृत होती है। याद रखिए, त्वचा की पहली परत क्या होती है? मृत होती है, जो जल में अघुलनशील होता है। याद रखिएगा, जो जल में अघुलनशील होता है। इसमें कैरेटीन उपस्थित होता है। याद रखिए, त्वचा में क्या चीज़ उपस्थित रहता है? कैरेटीन उपस्थित रहता है, जो सुरक्षा परत के रूप में रहती है। याद रखिए, कैरेटीन किस रूप में रहता है? सुरक्षा परत के रूप में रहता है। आगे, त्वचा से उत्पन्न कैरेटीन की निम्नलिखित संरचना। याद रखिए, कैरेटीन की जो त्वचा से संबंधित कैरेटीन के उत्पन्न कौन कौन सी अंग है? तो पहला बाल, नाखून, सींग, खूर, मछली की छिलका, पंख और ऊल यानी ऊन। ये सब क्या है? कैरोटीन का प्रमुख उत्पन्न संरचना है। याद रखिएगा, कैरोटीन का प्रमुख उत्पन्न संरचना कौन कौन सी है? बाल, नाखून, सींग, खूर, मछली का छिलका, पंख और ऊन। ये सब क्या है? कैरोटीन का प्रमुख उत्पन्न संरचना है। आगे, त्वचा में मेलेनिन नामक काले रंग का प्रोटीन पिगमेंट पाया जाता है, जो शरीर में रंग का निर्धारण करता है। याद रखिए, शरीर का रंग का निर्धारण कौन करता है? मेलेनिन करता है। याद रखिएगा, मेलेनिन शरीर के रंग का निर्धारण करता है। नोट, रेप्टाइल और एम्फीबिया। याद रखिए, रेप्टाइल और एम्फीबिया जो है क्रोमेटोफोर के कारण जो अपना रंग बदलता है। रेप्टाइल और एम्फीबिया जो है किस कारण अपना रंग बदलता है? क्रोमेटोफोर के कारण अपना रंग बदलता है। आगे, चमड़े उद्योग में जंतु के चमड़ा का उपयोग किया जाता है। याद रखिए, चमड़े उद्योग में जंतु का चमड़ा उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसका डर्मिस मोटा होता है। याद रखिएगा, जंतु का चमड़ा कैसा होता है? उसका डर्मिस मोटा होता है, जबकि मनुष्य का डर्मिस क्या होता है? पतला रहता है। आगे, अब त्वचा का काम। त्वचा का निम्नलिखित काम है, जैसे तापमान का नियंत्रण करना, सुरक्षा प्रदान करना, गंध संकेतक करना। गंध संकेतक जो है फ्रोमोन्स के कारण फ्रोमोन्स करता है। याद रखिए, गंध जो है कौन संकेत करता है? फ्रोमोन्स करता है। याद रखिए, गंध संकेत कौन करता है? फ्रोमोन्स करता है। आगे, कुछ जंतु परिवेश में छिप जाने की क्षमता रखता है, जिसे जो है कैमोफ्लेज कहते हैं। कैमोफ्लेज कहते हैं, यानी कुछ जंतु जो है अपने परिवेश में छिप जाता है, उसे कैमोफ्लेज कहते हैं। आगे, अब ये दूसरा एनिमल टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? दो या दो से अधिक उत्तक या अंगों को जोड़ने से जो उत्तक बनता है उसे क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। याद रखिएगा, दो या दो से अधिक उत्तक या अंगों को जोड़ने से जो उत्तक बनता है उसे क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसके 8 प्रकार है। याद रखिए, कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार है? 8 प्रकार है। कौन कौन है? तो पहला ब्लड, लसिका, बोन, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, टेंडम और लिगामेंट। याद रखिएगा, 8 को याद करने का प्रयास कीजिए। ब्लड, लसिका, बोन, ब्लड, लसिका, बोन, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज और टेंडन और लिगामेंट। इस तरह बायोलॉजी के सेशन यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में एक एक करके सभी संयोजी उत्तक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अगला सेशन शुरू करते हैं करेंट अफेयर में। जून तक का जो है खेल और खिलाड़ी याद रखिएगा। शुरू करते हैं करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में जो है खेल खिलाड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। जो बीते 6 महीना का खेल खिलाड़ी है उसी को देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2023। महिला प्रीमियर लीग 2023 पहली बार आयोजन किया गया है। याद रखिएगा, इसमें 5 टीम ने भाग लिया है। इसमें कितने टीम ने भाग लिया है? 5 टीमों ने भाग लिया है। स्मृति मंधाना जो है सबसे महंगी खिलाड़ी थी, जो आरसीबी की खिलाड़ी थी। याद रखिएगा, सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? तो स्मृति मंधाना थी, जो आरसीबी की खिलाड़ी थी। आगे, महिला प्रीमियर लीग 2023 का विजेता कौन बना है? मुंबई बना है। याद रखिएगा, कौन बना है? मुंबई बना है। उसका कप्तान कौन थी?
तो हरमनप्रीत कौर थी, याद रखिएगा, हरमनप्रीत कौर जो थी कप्तान थी। आगे महिला प्रीमियर लीग में जो ऑरेंज कप किसको दिया गया है, मैगलीना को दिया गया, याद रखिए मैगलीना को जो है ऑरेंज कप दिया गया है। और पर्पल कप जो है हेले मैथ्यूज को दिया गया है, याद रखिएगा हेले मैथ्यूज जो मुंबई की खिलाड़ी थी जिसे जो है पर्पल कप दिया गया है, और मैगलीना जो है दिल्ली की खिलाड़ी थी जिसे जो है ऑरेंज कप दिया गया है। आगे मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी जो है हेल्यू मैथ्यूज को ही दिया गया है, मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी का अवार्ड जो है हेल्यू मैथ्यूज को दिया गया जो मुंबई की खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 का विजेता जो है भारत बना है। 2-3 से फाइनल में अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया को हराया, याद रखिएगा फाइनल में जो है फाइनल अहमदाबाद में खेला गया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया को हराया था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का विजेता कौन बना है, भारत बना है, जिसने ऑस्ट्रेलिया को 2-3 से हराया था। फाइनल जो है अहमदाबाद में खेला गया था। आगे पहली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आयोजन जो है 1696 से 97 के बीच हुआ था, इसमें भी भारत विजेता रहा था। आगे अगला क्वेश्चन है आईसीसी अवार्ड 2023, आईसीसी अवार्ड 2023 जिसमें जो है T20 प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया है, तो सूर्य कुमार को दिया गया, याद रखिएगा। और T20 महिला प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया, मैकग्राथ को दिया गया, जो मैकग्राथ कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की, याद रखिएगा। T20 महिला प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया, मैकग्राथ को दिया गया, याद रखिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। आगे वनडे में किसको दिया गया है, तो बाबर आजम को दिया गया है। टेस्ट में किसे दिया गया है, तो बेन स्टोक को दिया गया है। बेन स्टोक कहाँ के हैं, जो इंग्लैंड के हैं। बाबर आजम कहाँ के, पाकिस्तान के। आगे स्पिरिट ऑफ द ईयर खेल भावना के लिए किसको दिया गया अवार्ड, तो आसिफ शेख को दिया गया, याद रखिए स्पिरिट ऑफ द ईयर के अवार्ड किसे दिया गया है, आसिफ शेख को दिया गया है, जो नेपाल के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023, याद रखिएगा अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 पहली बार यह आयोजन किया गया है, साउथ अफ्रीका में आयोजन किया गया था। फाइनल में जो है इंग्लैंड और इंडिया के बीच हुआ था, जिसमें इंग्लैंड को इंडिया ने हराया था, याद रखिएगा। अंडर 19 महिला T20 2023 के विजेता कौन बने हैं, इंडिया बने हैं, याद रखिएगा। जिसका आयोजन कहाँ किया गया था, साउथ अफ्रीका में किया गया था। अगला क्वेश्चन है महिला T20 वर्ल्ड कप 2023, महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन जो है साउथ अफ्रीका में किया गया था। इसके विजेता जो ऑस्ट्रेलिया बना और उप विजेता जो है साउथ अफ्रीका ही बना, याद रखिएगा। महिला T20 वर्ल्ड कप के विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया बना और उप विजेता जो है साउथ अफ्रीका ही बना। आगे रणजी ट्रॉफी 2023, रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन बना है, सौराष्ट्र बना है, याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन बना है, सौराष्ट्र बना है, बंगाल को हरा के। आगे नेत्रहीन महिला क्रिकेट के कैप्टन कौन बना है, तो याद रखिएगा सुषमा पटेल। नेत्रहीन महिला क्रिकेट के कप्तान कौन बनी है, तो सुषमा पटेल बनी है, पहली बार यह टीम बनी है, याद रखिएगा। नेत्रहीन महिला क्रिकेट जो है पहली बार बनाई गई है, उसमें जो है कप्तान किसको बनाया गया है, तो सुषमा पटेल को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन IPL 2023, याद रखिएगा IPL 2023 यह 16वां संस्करण था। IPL 2023 जो है कैमा संस्करण था, 16वां संस्करण था, जिसमें चेन्नई विजेता रहा, याद रखिएगा। फाइनल जो है गुजरात टाइटंस और चेन्नई के बीच हुआ था, याद रखिएगा। फाइनल मैच गुजरात और चेन्नई के बीच हुआ था, जिसमें गुजरात का कैप्टन कौन था, हार्दिक पांड्या था, और चेन्नई का तो याद ही है माही। आगे चेन्नई 5वीं बार विजेता बना है, याद रखिएगा। चेन्नई कितनी बार बना है, 5वीं बार विजेता बना है। आगे ऑरेंज कप जो है सुमन गिल को दिया गया है, पर्पल कप जो मोहम्मद शमी को दिया गया है। प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो है दिल्ली को दिया गया है, यानी प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया है, दिल्ली को दिया गया है। IPL का पहला संस्करण राजस्थान रॉयल जीता था, जिसके कैप्टन कौन थे, शेन वॉर्न थे, याद रखिएगा। IPL का पहला खिताब 2008 में किसने जीता था, राजस्थान रॉयल ने जीता था, जिसके कप्तान कौन थे, शेन वॉर्न थे। आगे सबसे महंगा खिलाड़ी IPL इतिहास का कौन है, सैम करन है, जो कहाँ का है, इंग्लैंड का है, याद रखिएगा। जो पंजाब के टीम की तरफ से खेलता था, याद रखिएगा। सबसे महंगा खिलाड़ी IPL इतिहास का कौन है, सैम करन है, जो पंजाब के टीम की तरफ से खेलता था। आगे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, अगला क्वेश्चन है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 ये दूसरी बार आयोजन किया गया है। इसमें जो ऑस्ट्रेलिया विजेता बना है भारत को हरा के, याद रखिएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 यह दूसरी बार आयोजन किया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता बना है और भारत को हरा के। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का पहला संस्करण जो है न्यूजीलैंड ने जीता था, इसमें भी भारत हारा था, याद रखिएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का पहला आयोजन में भी भारत हारा था, उसमें जो पहला आयोजन में न्यूजीलैंड विजेता बना था। अगला क्वेश्चन है हॉकी विश्व कप 2023, हॉकी विश्व कप 2023 का 15वां संस्करण था। इसमें विजेता जर्मनी बना है बेल्जियम को हरा के, याद रखिएगा।
इसका आयोजन जो भारत में ही हुआ था। हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना है? जर्मनी बना है, बेल्जियम को हरा के बना है। और इसका फाइनल मैच जो है बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा में हुआ था। याद रखिएगा, हॉकी विश्व कप 2023 का फाइनल मैच कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा में। आगे अगला क्वेश्चन है, महिला और पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का विजेता भारत बना है। याद रखिए, महिला और पुरुष दोनों का जो खिताब जो है जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का विजेता कौन बना है? भारत बना है। अगला 11वां क्वेश्चन है, भारतीय ग्रैंड मास्टर नवीनतम बना है 82वें नंबर का भी प्रणीत। याद रखिएगा, 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? भी प्रणीत बना है, जो तेलंगाना का है। याद रखिएगा, भी प्रणीत जो है 82वें ग्रैंड मास्टर बना है, जो तेलंगाना का है। आगे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन बना था? विश्वनाथ आनंद बना था। याद रखिएगा, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो माइंड मास्टर नाम है। याद रखिएगा, इसकी पुस्तक का क्या नाम है? माइंड मास्टर। आगे पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। याद रखिएगा, पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। आगे कोनेरू हम्पी का संबंध शतरंज खेल से। याद रखिए, कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? शतरंज खेल से है। आगे अगला क्वेश्चन है, टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन बना है? तो अनीश गिरी बना है। याद रखिएगा, टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन बना है? तो अनीश गिरी बना है। अगला 13वां नंबर क्वेश्चन है, अर्मागेंडन। याद रखिएगा, अर्मागेंडन चैंपियनशिप 2023 का विजेता जो है डी गुकेश बना है। याद रखिएगा, अर्मागेंडन चैंपियनशिप सीरीज 2023 का विजेता कौन बना है? डी गुकेश बना है। याद रखिएगा, अर्मागेंडन चैंपियनशिप का संबंध किस खेल से है? शतरंज खेल से है। अर्मागेंडन चैंपियनशिप का खेल किस खेल से संबंधित है? शतरंज खेल से संबंधित है, जिसके विजेता डी गुकेश बना है। आगे अगला क्वेश्चन है, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 का 20वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजन किया गया। याद रखिएगा, इसके विजेता कुनला बुद्ध बना है। याद रखिएगा, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 का विजेता कौन बना है? कुनला बुद्ध बना है, जो थाईलैंड के हैं। आगे 15वां नंबर क्वेश्चन है, ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का विजेता जो है प्रियांशु राजावत बना है। याद रखिएगा, ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन बना है? प्रियांशु राजावत बना है। इसका आयोजन फ्रांस में किया गया था। याद रखिएगा, ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? फ्रांस में किया गया था। उसके विजेता जो है प्रियांशु राजावत बना है। अगला 16वां नंबर क्वेश्चन है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप विजेता जो है सात्विक और चिराग बना है। याद रखिएगा, सात्विक और चिराग बना है। पहली बार गोल्ड इसमें जीता गया है। याद रखिए, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है पहली बार गोल्ड जीता गया है, जिसमें जो है सात्विक और चिराग ने जीता है। इसका आयोजन दुबई में किया गया था। याद रखिएगा, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? दुबई में किया गया था। आगे 17वां नंबर क्वेश्चन है, सुपर ओपन 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का विजेता जो है सात्विक और चिराग ही बना है। याद रखिएगा, सुपर ओपन 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? सात्विक और चिराग ही बना है। याद रखिएगा, स्विस ओपन का भी विजेता कौन बना है? सात्विक और चिराग ही बना है। याद रखिएगा, स्विस ओपन, सुपर ओपन 300 बैडमिंटनशिप, एशियाई बैडमिंटनशिप का विजेता तीनों किसका कौन बना है? सात्विक और चिराग ही बना है। आगे 18वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का विजेता कौन बना है? नोवाक जोकोविच बना है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का विजेता कौन बना है? मेल में तो नोवाक जोकोविच बना है, जो सर्बिया के रहने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का फीमेल विजेता कौन है? तो आर्या सबलिंका है, जो बेलारूस की है। याद रखिए, मेल में नोवाक जोकोविच और फीमेल में आर्या सबलिंका। आगे अब फ्रेंच ओपन आइए, फ्रेंच ओपन 2023 के मेल विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच ही है, और फीमेल विजेता जो है ईगा स्विटेक है। याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन में मेल जो है नोवाक जोकोविच और फीमेल जो है ईगा स्विटेक बनी है। ईगा स्विटेक कहाँ की है? पोलैंड की है, और नोवाक जोकोविच सर्बिया की है। आगे अगला क्वेश्चन है, 18वां सुदीरम कप 2023। 18वां सुदीरमन कप 2023 का विजेता चीन बना है। याद रखिएगा, 18वां सुदीरमन कप का विजेता चीन बना है, साउथ अफ्रीका को हरा के। याद रखिएगा, 18वां सुदीरमन कप का विजेता कौन बना है? चीन बना है, साउथ अफ्रीका को हरा के। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया मास्टर्ड सुपर 500 टूर्नामेंट का विजेता
प्रणय बना है, याद रखिएगा। मलेशिया मास्टर्ड सुपर 500 टूर्नामेंट का विजेता कौन बना है? प्रणय बना है। आगे अगला क्वेश्चन है 22वां फीफा पुरुष विश्व कप, याद रखिएगा 22वां कौन से नंबर का फीफा पुरुष फीफा वर्ल्ड कप हुआ है? 22वें नंबर का। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? कतर में किया गया था। इसके विजेता अर्जेंटीना बना है, जो दूसरी बार बना है फ्रांस को हरा के। याद रखिएगा फीफा विश्व कप 2023 का जो विजेता कौन बना है? तो अर्जेंटीना बना है फ्रांस को हरा के। आगे इसमें कुल जो है 32 टीम ने भाग लिया था। याद रखिए फीफा वर्ल्ड कप में कितने टीम ने भाग लिया था? 32 टीम ने भाग लिया था। इसका शुभंकर क्या था? तो लाइव था। याद रखिएगा फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या था? लाइव था। फीफा वर्ल्ड कप का पहला मैच जो है कतर और इक्वाडोर के बीच हुआ था। याद रखिएगा फीफा वर्ल्ड कप का पहला मैच किसके बीच हुआ था? कतर और इक्वाडोर के बीच हुआ था, जिसमें इक्वाडोर विजेता बना था। आगे गोल्डन बॉल का अवार्ड जो लियोनेल मेसी को दिया गया था। गोल्डन बूट का अवार्ड जो है एम्बापे को दिया गया था। एम्बापे यानी फ्रांस का खिलाड़ी था और लियोनेल मेसी तो याद ही होगा अर्जेंटीना के थे। आगे अब गोल्डन ग्लव का अवार्ड जो है मार्टिनेज को दिया गया था, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। याद रखिए गोल्डन ग्लव का अवार्ड किसे दिया गया था? मार्टिनेज को दिया गया था, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। आगे फीफा फेयर प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया था? इंग्लैंड को दिया गया था। याद रखिए फीफा फेयर प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया था? इंग्लैंड को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना है? उरुग्वे बना है, इटली को हरा के बना है। इसका आयोजन अर्जेंटीना में होता है। याद रखिएगा फीफा अंडर 20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? अर्जेंटीना में किया गया था। इसका विजेता उरुग्वे बना है, इटली को हरा के बना है। अगला क्वेश्चन है 76वीं संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल से संबंधित है उसके विजेता कर्नाटक बना है। याद रखिएगा 76वां संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? कर्नाटक बना है। याद रखिएगा डुरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से ही है। आगे विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, याद रखिएगा विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया गया है, जिसमें भारत ने 4 गोल्ड जीता है और पहले स्थान हासिल किया है, जिसमें निखत जरीन, लवलीना घोष, स्वीटी बोरा और नीतू भंगास जो है चारों गोल्ड जीता है। याद रखिएगा चारों का नाम याद रखिएगा निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन, स्वीटी बोरा और नीतू भंगास जो है 4 गोल्ड जीता था, जिसमें भारत पहले स्थान पर था। याद रखिए विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ गया था? भारत में, जिसमें भारत ने कुल 4 गोल्ड जीता था और पहले स्थान हासिल किया था। वो चारों को याद रखिएगा। आगे 26वां नंबर क्वेश्चन है विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप। याद रखिएगा विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ गया था? ताशकंद में किया गया था। ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान में। याद रखिएगा विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था। भारत ने कुल 3 कांस्य पदक जीता था, जिसमें जो है दीपक भोरिया, हुशामुद्दीन और निशांत देव, ये तीनों जो है कांस्य पदक जीता था। दीपक भोरिया, हुशामुद्दीन और निशांत देव जो है तीनों ने जो है विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। आगे भारत का स्थान इसमें चौथा था। याद रखिए विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का स्थान कौन सा था? चौथा था, जिसमें उज्बेकिस्तान प्रथम स्थान पर था। उज्बेकिस्तान का कैवां स्थान था? प्रथम स्थान था। आगे 27वां नंबर क्वेश्चन है ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल टूर्नामेंट 2023। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। याद रखिएगा ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल टूर्नामेंट जो है आयोजन इसका किया गया था, मध्य प्रदेश में किया गया था। इसमें पहले स्थान पे चीन था और भारत का स्थान तीसरा था। याद रखिएगा भारत का स्थान कौन सा था? तीसरा था। पहले स्थान पे कौन था? चीन था। भारत ने कुल 7 पदक जीता था। याद रखिएगा ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 टूर्नामेंट में भारत ने कुल कितने पदक जीता था? 7 पदक जीता था और भारत का स्थान तीसरा था। आगे खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण अभी संपन्न हुआ है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। इसका शुभंकर आशा था। याद रखिए खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर क्या था? आशा था। खेलो इंडिया यूथ गेम में पहले स्थान पर महाराष्ट्र था, दूसरे स्थान पर हरियाणा था और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश था। आगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो है आयोजन जो है कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश में किया गया था। ये तीसरा संस्करण था। इसमें पहले स्थान पे पंजाब यूनिवर्सिटी था। याद रखिएगा और इसका शुभंकर जीतू था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का शुभंकर क्या था? जीतू शुभंकर था। पहले स्थान पंजाब का था। आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था। आगे खेलो इंडिया विंटर गेम का कैमा संस्करण था? तीसरा संस्करण था और ये जम्मू कश्मीर में किया गया था। याद रखिएगा खेलो इंडिया विंटर गेम का संस्करण कौन सा था? तीसरा था और ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। आगे 29वां क्वेश्चन है नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023।
नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुष विजेता जो है अक्षदीप सिंह बना है और महिला विजेता प्रियंका गोस्वामी बना है। याद रखिएगा, नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में विजेता जो है अक्षदीप सिंह बना है और महिला विजेता प्रियंका गोस्वामी बना है। इसका आयोजन झारखंड में किया गया था। याद रखिएगा, नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन क्या किया गया था? झारखंड में किया गया था। आगे 30वां क्वेश्चन है, फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन। याद रखिएगा, फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन कहाँ आयोजन किया गया था? लद्दाख में किया गया था। फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन कहाँ आयोजन किया गया था? लद्दाख के पेंगोंग झील में किया गया था। पहली बार यह आयोजन किया गया था। याद रखिएगा। आगे 31वां क्वेश्चन है, एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है असम में किया गया था। याद रखिएगा, एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? असम में किया गया था। इसमें जो महिला और पुरुष विजेता भारत ही बना है नेपाल को हरा के। याद रखिएगा, एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना है? भारत बना है, पुरुष और महिला दोनों में। आगे 32वां नंबर क्वेश्चन है, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ईरान में किया गया था। इसमें विजेता भारत बना है ईरान को हरा के। याद रखिएगा, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? ईरान में किया गया था, जिसमें भारत ही विजेता बना है। आगे 36वां राष्ट्रीय खेल। याद रखिएगा, 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। इसका शुभंकर क्या है? तो सावज है। 36वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? सावज है। गुजरात में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है महाराष्ट्र था। याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन था? महाराष्ट्र था। योगासन में पूजा पटेल को गोल्ड मिला था। याद रखिएगा, 36वां राष्ट्रीय खेल में जो है योगासन में किसे गोल्ड प्राप्त हुआ था? पूजा पटेल को। आगे अगला क्वेश्चन है, 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? गोवा में। याद रखिएगा, 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? गोवा में। और 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? उत्तराखंड में। याद रखिएगा, 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? उत्तराखंड में। आगे अगला क्वेश्चन है, SSF महिला एशियाई कप 2023। याद रखिएगा, SSF महिला एशियन कप 2023 का आयोजन जो केरल में किया गया था। SSF महिला एशियन कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? केरल में किया गया था। इसे जो है हीरो सुपर कप भी कहा जाता है। याद रखिएगा, महिला SSF एशियन कप को क्या कहा जाता है? हीरो सुपर कप भी कहा जाता है, जिसके विजेता जो ओडिशा बना है बेंगलुरु को हरा के। याद रखिएगा, SSF महिला एशियन कप 2023 का विजेता कौन बना है? ओडिशा बना है बेंगलुरु को हरा के। आगे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है अस्थाना में किया गया था। अस्थाना यानी कजाकिस्तान में किया गया था। याद रखिएगा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? अस्थाना में किया गया था। अस्थाना कहाँ? कजाकिस्तान में किया गया था। आगे दोहा डायमंड लीग में जो नीरज चोपड़ा ने हाल ही में गोल्ड जीता। याद रखिएगा, दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने हाल ही में गोल्ड जीता है। आगे पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर राजस्थान में। याद रखिएगा, पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर राजस्थान में, जिसमें जो महाराष्ट्र विजेता हुआ। याद रखिएगा, पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर राजस्थान में किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर था। आगे अगला 37वां नंबर क्वेश्चन है, अंडर 18 तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन जो है कोलंबिया में किया गया था। याद रखिएगा, अंडर 18 तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? कोलंबिया में किया गया था। हाल ही में इसमें जो है अदिति गोपीचंद ने जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है। याद रखिएगा, अदिति गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से है, जो अंडर 18 तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में जो है अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। आगे चौथा विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023। चौथा विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया। याद रखिएगा, चौथा विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया है। इसमें विजेता कौन बना है? तो मिस्र बना है। याद रखिएगा, चौथी विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? मिस्र बना है। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। आगे प्रमुख खेलों के जो है शुभंकर। याद रखिएगा, प्रमुख खेलों के शुभंकर निम्नलिखित है। तो कॉमनवेल्थ गेम के शुभंकर कौन थे? पैरी द बुल थे। याद रखिए, कॉमनवेल्थ गेम के शुभंकर कौन थे? पैरी द बुल थे। 36वें राष्ट्रीय खेल के शुभंकर कौन थे? सावज थे। याद रखिएगा, 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर कौन था? तो थम्बी था। 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर कौन था? थम्बी था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? चेन्नई में। याद रखिएगा, 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया था? चेन्नई में किया गया था। आगे अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन शुभंकर क्या था? ईवा था। याद रखिएगा,
अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर कौन था? तो ईवा था। आगे, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभंकर कौन था? तो शेरू था। याद रखिएगा, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या था? शेरू था। आगे, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? मिराई तोबा। याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? मिराई तोबा। आगे, टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो सो मैटी। याद रखिएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? सो मैटी। आगे, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर क्या था? बिंग ड्वेंग ड्वेंग। याद रखिएगा, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर क्या था? बिंग ड्वेंग ड्वेंग। फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या था? लाइव था। याद रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या था? लाइव था। आगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर क्या था? जीतू था। याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का शुभंकर क्या था? जीतू था। आगे, 39वां नंबर क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2023 जो हाल ही में संपन्न हुआ उसमें पुरुष विजेता कौन है और महिला विजेता कौन है? तो विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष विजेता कार्लोस अल्कराज है। याद रखिएगा, विंबलडन ओपन 2023 विजेता जो है पुरुष विजेता कार्लोस अल्कराज है और महिला विजेता जो है कार्टेना वोर्दोसोवा। इसका नाम कठिन है, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, याद रहेगा। मार्केटा वोर्दोसोवा। विंबलडन ओपन 2023 में महिला विजेता कौन बनी है? मार्केटा वोर्दोसोवा जो चेक गणराज्य की रहने वाली है। याद रखिएगा, मार्केटा वोर्दोसोवा कहाँ के रहने वाली है? चेक गणराज्य की रहने वाली है। और कार्लोस अल्कराज कहाँ के? स्पेन के। याद रखिएगा, विंबलडन ओपन 2023 के पुरुष विजेता कौन बना है? तो कार्लोस अल्कराज बना है। और महिला विजेता कौन बनी है? तो मार्केटा वोर्दोसोवा बनी है, जो कहाँ की है? चेक गणराज्य की है। आगे, एशियन एथलीट चैंपियनशिप 2023 में भारत तीसरे स्थान पे है। याद रखिएगा, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरे स्थान में। इसमें जो कुल 6 गोल्ड जीता था, यानी एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने गोल्ड जीता था? 6 गोल्ड जीता था। लेकिन टोटल पदक कहेगा तो 27 पदक जीते थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये तीसरे स्थान पे थे। आगे, इसका विजेता जापान बना है। याद रखिएगा, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? जापान बना है। आगे, अगला और अंतिम क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी 2023 विजेता कौन बना है? तो दिलीप ट्रॉफी 2023 का विजेता जो है साउथ जोन बना है। याद रखिएगा, दिलीप ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन बना है? साउथ जोन बना है, वेस्ट जोन को हरा के। याद रखिएगा, फाइनल जो है बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ था। याद रखिएगा, दिलीप ट्रॉफी का फाइनल कहाँ हुआ था? बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ था। आगे, वेस्ट जोन ने अब तक जो है 19 बार यह पदक अपने नाम कर लिया है। वेस्ट जोन ने अब तक जो है 19 बार ये पदक को जीता है और साउथ जोन ने जो है 14 बार जो है इस खिताब को अपने नाम किया है। याद रखिएगा, दिलीप ट्रॉफी को जो है साउथ जोन ने कितनी बार? 14 बार, और वेस्ट जोन ने 19 बार इस पदक को जीता है। इस तरह करंट का सेशन भी समाप्त होता है। इस करंट सेशन बहुत वीवीआई करंट का सेशन है, इससे जो है कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही। स्पोर्ट का पूरा निचोड़ था। तो इस तरह सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।